मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ अपने वाराणसी के ब्लॉग का जो डे 2 था वो दिखाने के लिए। डे 2 का ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं चाहता था कि जिस टी शर्ट में मैं वहाँ घूमा था, मैं उसी टी शर्ट में आपको डे 2 का ब्लॉग शूट करके दिखाऊं। तो ये वही टी शर्ट है, आप देख पाए होंगे। डे 2 का जो प्लान था हमारा वो ऐसा था कि मैं और मेरा दोस्त सावन, हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में सुबह को निकलेंगे बाइक से। उसकी बाइक थी वहाँ पे, और जो भी हम देख पाएंगे दिन में, दोपहर में, शाम में, वो सब देख के और फिर खाना खा के वो मुझे ट्रेन में बिठा देगा। ऐसा हमारा प्लान था। फिर कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ सावंत के साथ, उस वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाया। तो उसने मुझे अपनी बाइक दे दी और बोला कि तुम शाम तक घूमो जहाँ पे भी घूमना है। और मेजर प्लान था हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का, सारनाथ जाने का, और नमो गंगे घाट है जो उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे जितना टाइम हो सके स्पेंड करने का गंगा जी के पास। बट फिर अनफॉर्चुनेट रीज़न से मुझे अकेले ही जाना पड़ा। उसके बाद सावंत ने मुझे अपनी बाइक दी। प्लान ये था कि हम शाम को फिर से बनारस में मिलेंगे, वो अपना काम खत्म करके बनारस आ जाएगा और कुछ खा पी के वो मुझे ट्रेन में बिठा देगा। लास्ट प्लान एज यूजल था। तो ये सब प्लान था, वही प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मैं वहाँ से निकला। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, घर से निकला मैं खाना वाना खा के, 10 बजे के आसपास तक घर से निकला था। सबसे पहले मैं पहुंचा काशी धाम। काशी धाम पहुंचने के लिए मुझे हाईवे से जाना पड़ा, और उसके बाद बनारस की गलियों के अंदर से, जो पतली संकरी गलियां होती हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं पैदल भी चल पाऊंगा या नहीं, कोई सामने से आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे मैंने बाइक राइड करी फर्स्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैमरा नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ पे। बट गलियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पता नहीं चल रहा था कब कहाँ मुड़ना है। मैप लगा हुआ था कानों में, वो बोल रहा था कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ भी था कि काशी धाम इधर है। मैंने इसके बारे में गूगल मैप से पता किया, आपको शायद ना करना पड़े मेरी वीडियो देखने के बाद। तो मैं काशी धाम गया, वहाँ पे बाहर बाइक पार्क करने की जगह थी, उन पतली गलियों में ही करनी पड़ी, अनफॉर्चुनेटली पार्किंग की जगह नहीं थी। शूज़ बाहर ही निकाले, सबसे पहले अंदर घुसा। भगवान शिव की मूर्ति थी, शिवलिंग थी अंदर, बराबर में मंदिर था। जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, अंदर बुलाया। और उसके बाद फिर वहीं शूज़ बाहर निकाल दिए थे ऑलरेडी, तो अंदर चला गया बैग वहीं रख के। शिवलिंग पे थोड़ी देर बैठा, वहाँ पे ध्यान किया, 5 मिनट जल चढ़ाया। उसके आसपास जो पूरा वैरांडा था दोस्तों, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग 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 स्टेप वो दिए गए थे, मंदिर बने थे, बहुत छोटे 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 से मंदिर बने थे, हाइट थी 6-6 फीट के बने हुए थे। फिर उसके बाद आप मेन काशी धाम के अंदर घुसते हैं। वहाँ पे उन्होंने जो एंट्री चार्ज था वो लिया, बैग और हेलमेट वहीं रखाया। उन्होंने कहा चाबी छोड़ के जा सकते हैं, कभी कोई आएगा। तो मैंने वहीं पे चाबी अपनी छोड़ दी थी। उसके बाद दोस्तों फिर मैं अंदर घुसा। अंदर घुसते ही सबसे पहले एक नटराज की मूर्ति आई। मैंने वहाँ प्रणाम किया, आगे बढ़ा। एक भारत देश का पूरा मैप था, और उसमें जो पुराने साम्राज्य थे, 16 जनपद, उनके बारे में सब कुछ पूरा मैप में डिज़ाइन करके बताया गया था। चार धाम जो अपने हैं उनके बारे में बताया गया था। जितने भी हमारे देश में नृत्य होते हैं, कलाएं होती हैं पुराने समय में, जितने भी राज्य हैं सबका अलग अलग कल्चर दिखाया गया था। क्या क्या डांस वहाँ पे होते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या आर्ट बनती है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन थे वहाँ पे, आप कर सकते हैं, एक ही दीवार पे था ये सब कुछ। अगले हॉल में प्रवेश करते हैं, 2 फ्लोर का था, तीसरे फ्लोर पे रेजिडेंस था। दूसरे रूम में जाते हैं, वहाँ पे जाके अंदर रामायण के चित्र, महाभारत के चित्र, अलग अलग जो कल्चर हैं उनके चित्र, कि साउथ इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो सब चीज़ें दिखाई गई थी। फिर उसके बाद फाइनली जब हम आखिरी रूम में गए, तो वहाँ पे अपने जो इंडिया में 16 संस्कार होते हैं, वर्ण होते हैं, और अपने जितने भी आश्रम वगैरह होते हैं उन सब के बारे में बताया गया था, जो 4 आश्रम हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर पे जो था अपना, उन्होंने वो बनाया हुआ था एक, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था वो, बेसमेंट बोल सकते हैं, बहुत कुछ छोटा सा था वो, मेरे समझ नहीं आया एक्चुअल में क्या है। उसके बाद हम जाते हैं जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था। वहाँ पे दोस्तों रहने का अरेंजमेंट था, आप देख पा रहे होंगे, वहाँ रहने के लिए था, कॉल कर सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे रूम थे पीछे, और आगे सोफा लगा था, और वहाँ से शीशे से जो व्यू था, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। वहीं पे आप खाना ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, वहीं पे बैठ के खाइए। पूरी गंगा जी वहाँ से दिखाई दे रही थी। मैंने गंगा जी को प्रणाम किया। वहाँ मेरी रियल मेडिटेशन हुई खुली आंखों से। वहाँ मुझे आंखें बंद नहीं करनी पड़ी दोस्तों, वो थी रियल मेडिटेशन। वो देखने के लिए मैं वहाँ से वापसी आते हुए दोबारा एक बार ऊपर गया। वो पहचान गए थे, वो बोले कि आप दोबारा जा सकते हैं, पैसों देने की जरूरत नहीं है। इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो काशी धाम जो है वो डेवलप किया गया, बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर। आप वहाँ जा सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं। उन्होंने कुछ 2000 का कमरा बताया था, बोले थे कि सिंगल लेंगे तो 1500 में भी चल जाएगा। और वहीं पे खाने का है, आप 100 मीटर्स नीचे उतरेंगे तो
वही पतली पतली गलियों से होते हुए आप गंगा जी में नहा सकते हैं, जब तक चाहें वहाँ रह सकते हैं, वो बोले कि कुछ लिमिट नहीं है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये हुआ काशी धाम। इसके बाद फिर मैं उन्हीं गलियों से बाहर आया। मेरे दोस्त ने बोला कि अभी करीब 3-4 घंटे लगेंगे, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। तो वो बोला कि अभी टाइम लगेगा, तुम घूम लो। तो मैं वहाँ पे फिर नीचे, फिर वहीं पतली पतली गलियों से राइड करता हुआ, जहाँ मैंने सोचा नहीं था कि कभी जाऊँगा, फिर मैं बाहर निकला। तो दोस्तों, काशी धाम से मैं बाहर आया, बाइक वगैरह ली, अपनी गूगल मैप में लोकेशन लगाया और फिर से पहुंच गया उस जगह पे जहाँ के बारे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो नमो धाम जो है, इसको नमो गंगे जो घाट है, इसको पहले बोला जाता था खिड़किया घाट। ये पूरा बंजर था, यहाँ पे पशु वगैरह चारा चरते थे, ऐसी कुछ चीज़ें थी। कोई यहाँ पे नहीं आता था, घाट था पर कोई आता नहीं था। फिर 2018-19 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और 2022 में इसका उद्घाटन हुआ। 2022 से ऑपरेशनल है। बहुत ही अच्छा घाट है, बहुत ही मॉडर्नाइज्ड घाट है। आप वॉक कर सकते हैं, इसी के पास से वो रेल रोड ब्रिज जा रहा है, जिस पे रेल और रोड दोनों की सुविधा है, एक ही ब्रिज के ऊपर, वो इसके पास से ही जा रहा है। इसके पास से ही नीचे को उतर के स्लोप बना हुआ है, वहाँ नीचे जाएंगे, वहीं पे सारी एमिनिटीज़ हैं। क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे एमिनिटीज़ में, आप वहाँ खाना खा सकते हैं, साथ में मरीन ड्राइव है, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सुबह को योगा कर सकते हैं, फोटो क्लिक करा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल इंस्टाग्राम का टाइम है, तो लोग रील्स भी बनाते हैं वहाँ पे। बाइक्स की अलग पार्किंग है, ताकि वहाँ पे कोई बाइक ना लेके आए और किसी को चोट ना लगे। और वहीं पे बहुत करीब बहुत 5-10 वहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके का फूड हम इंजॉय कर सकते हैं। वहीं घाट पे ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा पीछे को जाके है, और इसी के बगल में एक मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी जा सकते हैं अंदर। उसके पीछे कुछ गवर्नमेंट ऑफिस हैं जिन जो वाटर वगैरह की सप्लाईज को देखते हैं। अगर आना है यहाँ पे तो आने के लिए बहुत इजीली हम पहुँच सकते हैं, घाट बाई घाट। घाट आई विल रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप घाट बाई घाट ही जाएं। सारे घाट आपस में कनेक्टेड है गंगा में, जैसा कि हर जगह पे होता है। एक घाट, फिर दूसरा घाट, तीसरा घाट, ऐसे एंड इन दी एंड नमो घाट सबसे लास्ट में है। नमो घाट सबसे लास्ट में, तो वो एकदम ऐसी जगह है कि आप सब जगह से चल के आ रहे हैं, वहाँ पे बैठिए, थक गए होंगे, खाना खा लीजिए और उसके बाद वहाँ से आप वापस निकल सकते हैं। उसके अलावा बोट से भी बोटिंग करते हुए ना सबसे बेस्ट है। बोट पे बैठिए, वहाँ से स्टार्ट होती है दशाश्वमेध घाट से, और वहाँ से सारा रास्ता बोट 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 करते हुए आप सारे घाट देखेंगे वन बाय वन, और इन दी एंड आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इवनिंग का टाइम आप अगर सेलेक्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि घाट पे आरती हो रही होती है, वो बहुत सुंदर लगती है। आप गंगा के बीच से घाट से घाट पे आरती देख रहे हैं, दैट इज़ ए वेरी वेरी मच ब्यूटीफुल व्यू। मैंने वो इंजॉय किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, वो है आपका अगला स्पॉट। चलिए वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले नमो घाट के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नमो घाट जो है, इसमें ये 4 जो हाथ जोड़ने वाला है, ये बहुत ही प्यारा व्यू देता है। और मैं बाकी घाट पे गया, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी और भी मैंने घाट देखे कई सारे, बहुत पुराने पुराने घाट हैं, किसी को नहीं पता कि वो कब से हैं। जब से काशी बनी है, काशी के घाट भी हैं, काशी में गंगा भी है, किसी को नहीं पता है वो। लेकिन उनकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है। वहीं पे आपको गंदगी मिलेगी, पानी आता हुआ मिलेगा। आप वहाँ घाट पे नहीं बैठ सकते हैं। मैं पर्सनली हरिद्वार में रहा हूँ 3 साल में, ऋषिकेश को मैंने अपने बहुत पास से देखा है। उसके घाट और बनारस के घाट, आई विल से कि ऋषिकेश बेटर इन घाट्स। काशी में लोगों को मुक्ति मिलती होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन घाटों की वहाँ पे कदर नहीं है। आप घाट पे गंगा के पास जाके नहीं बैठ सकते, पानी रुका हुआ रहता है, आके गंदगी करता है। उसकी कदर वहाँ पे नहीं हो रही थी। इन दी एंड जब मैं नमो घाट पहुँचा, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। वहाँ पे सही में गंगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। ध्यान रखने का मतलब उसको वे दिया जा रहा है अच्छे से, वहाँ पे इतने अच्छे से उसको मेंटेन किया गया। बाकी घाटों में मुझे मेंटेनेंस नहीं दिखी। वहीं पे शॉप्स हैं, वहीं पे गलियां हैं, वहीं पे लोग बैठे हुए हैं, लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है। आई विल पर्सनली से दिस। तो दोस्तों, नमो घाट देखने के बाद वहीं से मैंने फिर हाईवे लिया, वहाँ से उसके पास से एक हाईवे जाता है। उसके बाद हम पहुंचे सारनाथ। सारनाथ जो है, बौद्ध धर्म के 4 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनमें से एक है। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर और सारनाथ। सारनाथ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुद्ध धर्म में जो 4 अलग अलग स्पॉट्स हैं, उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अपनी सारनाथ की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसको ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो सबसे पहले सारनाथ आए, और यहाँ पे उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग, उनको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब
गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, महात्मा बुद्ध कहा जाता है जिन्हें, तो उन्होंने सबसे पहला अपना लेक्चर कहाँ पे दिया, अपना उपदेश कहाँ दिया, तो वो सिटी थी सारनाथ। तो बनारस से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा रास्ता था, बहुत ही सुहाना मौसम था उस टाइम पे, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई। और उसके बाद मैं पहुंचा सारनाथ। सारनाथ में धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है और एक राष्ट्रीय म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम है। वो तीनों चीज़ें पास में ही है। और एक पार्क है छोटा सा, जिस पार्क में ये मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पे महात्मा बुद्ध की आपको 1000 मूर्ति भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ ऐसी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, और कुछ जो पिकनिक के लिए वहाँ पे रखी रहती हैं। मैं उनको भी काउंट कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो भी महात्मा बुद्ध ही हैं। उनकी भी पूजा होती है घरों पे ले जाके, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सारनाथ एक इतनी फेमस जगह है, तो उस पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगा। अगर कोई जानता है तो उस पर कॉमेंट कर सकता है। एक सारनाथ में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप डेली दिन में एक बार देख ही लेते हैं, सब लोग ऐसे कॉमन चीज़ जिसको सब लोग दिन में एक बार ज़रूर देख लेते होंगे, आई थिंक। तो उस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जिसका कमेंट ठीक होगा मैं उसको हार्ट टिक दे दूंगा। तो उसके बाद मैं सारनाथ गया। म्यूजियम बहुत ही सुंदर था, उसका व्यू आप देख पाएंगे वीडियो में। म्यूजियम बहुत सुंदर था। और उसके बाद वहाँ पे मैं जब एंट्री किया तो वहीं पे ही ऑनलाइन हम टिकट बुक कर सकते हैं, लाइन से बचने के लिए वहीं पे क्यूआर कोड था। अंदर जाके बैग वगैरह सबमिट करना है, फ़ोन सबमिट करना है, फ़ोटो नहीं खींच सकते। उसके अंदर जितनी भी खुदाई में चीज़ें मिली हैं आज तक, धमेक स्तूप के आसपास, चौखंडी स्तूप या कहीं पे भी सारनाथ में पूरे में, उन सब की वहाँ पे एक बहुत बड़ी म्यूजियम बनाई है। बहुत ही बड़ा म्यूजियम है वो। उसके बाहर बहुत अच्छा व्यू है, बाहर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं उस चीज़ की जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मोहरें मिलती हैं उसकी, वहाँ पे सजाने के लिए चीज़ें मिलती हैं। धमेक स्तूप है, पूरा डैमेज एरिया है। अनफॉर्चुनेटली भारत को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सका शायद, तो बहुत सारे लुटे आए, उन्होंने भारत को लूटा, साथ में तोड़ा भी। उन्हीं में से एक था महमूद गजनवी। अनफॉर्चुनेटली वो सारनाथ आया और उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को तोड़ा। उसमें से एक धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप को रिट्रीव किया गया। और हर्ष के शासनकाल में, जो राजा हर्ष था, सम्राट हर्ष, उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी सारनाथ में। 1017 के आसपास वो आया था महमूद गजनवी, उसने काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय किया। और 1027 में फिर काशी के जो राजा थे उन्होंने लोगों को वहाँ पे जाके अपने दोनों बेटों को भेजा और वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को रिस्टोर किया, जो अब हम देख सकते हैं जैसी कंडीशन में आज है। उसके बाद एक दो अटैक्स और हुए, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर मैं उसके बाद धमेक स्तूप गया, पूरा घूमा। खंडर था, एक स्तूप था जो देख पाएंगे आप। चौखंडी स्तूप में नहीं गया क्योंकि वो सेम सेम ही थे दोनों। उसके बाद मैं इस पार्क में गया। इस पार्क में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिली। एज यूजल महात्मा बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ थी। ये थोड़ी फेमस है जो यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लगाया है। सारनाथ में फिर मैंने थोड़ा लंच वगैरह भी किया, क्योंकि मैंने लंच और कहीं पे किया नहीं था। लंच किया, कुछ एक दो शेक वगैरह पिए, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी थी, क्योंकि बारिश होने के बाद धूप हो जाती है तो थोड़ी 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 धूप होने लगी थी। उसके बाद मैंने और लोगों से पूछा कि और कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है, तो मैं फिर ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सेंटर भी था, वहाँ भी गया। वहाँ भी 5-10 मिनट बैठा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। वो बहुत वेल मेंटेन रखते हैं। 3 से 4 बार भी वेल मेंटेन हम बोले तो वो भी कम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। माउंट आबू में जा चुका हूँ, उनका जहाँ हेडक्वार्टर है, तो वहाँ मैं 5-10 मिनट बैठा, उनसे जो लोग थे उनसे बात की। और फिर उसके बाद फिर मुझे लगा जब कुछ घूमने के लिए नहीं बचा है, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे स्टे भी ऑफर किया कि आप स्टे कर सकते हो, बट मुझे वापस ही आना था। तो करीब 2-3 घंटे ये सारनाथ की ट्रिप करके मैं वापस आ गया। अब नेक्स्ट स्टॉप था हमारा जो वर्ल्ड फेमस चीज़ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अब आ चुका है जो बनारस की शान है, वहाँ का मान है, जिससे बनारस का नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और शॉर्ट में BHU भी कहा जाता है। नमो घाट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँचने का रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे शहर से एक कोने से पार करके दूसरे कोने पे आना था। मुझे उस समय पता नहीं था कि मैं गंगा की दूसरी तरफ जाके इजीली वहाँ पहुँच सकता हूँ, मुझे तब तक ये आइडिया नहीं था। तो मैं शहर के अंदर से गया। वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले गेट आया, यही वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ आप अपनी व्हीकल लेके आराम से जा सकते हैं। व्हीकल अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर बसा है। 1300 एकड़, 1300 एकड़ में ये वाला कैंपस है, जो कि बनारस में है। एक ऐसा ही मिर्ज़ापुर में भी है, हाँ वही मिर्ज़ापुर जो आजकल बहुत फेमस है। उस मिर्ज़ापुर जिले में 2700 एकड़ में बनारस यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो उससे भी डबल है। तो गेट पे मैं जैसे ही घुसा,
तो लेफ्ट साइड में एक बोर्ड आया दोस्तों। तो उस बोर्ड को देख के मुझे आइडिया हुआ कि ये कितनी बड़ी जगह है। वो हाफ सर्कल के शेप में है, ऐसे जैसे हाफ सर्कल होता है उस शेप में वो बना हुआ है। तो आप समझिए कि उसमें 16 फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही फैसिलिटी होती है। फैसिलिटी मीन्स लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ये फैसिलिटीज होती हैं दोस्तों। तो 16 फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल्स हैं 75, 76 कह सकते हैं, H1 H2 ऐसे H76 तक हैं। और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो थे वो थे 93, D1 D2 D93। वैसे वन टोटल 150 के प्लस के आसपास है। बहुत ही बड़ा है दोस्तों। उसके अंदर फिर एयर स्ट्रिप है, पॉन्ड्स हैं छोटे छोटे, गार्डन्स हैं, गार्डन तो बहुत ही सारे हैं दोस्तों, प्ले ग्राउंड्स हैं। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है बाबा विश्वनाथ का, एक विश्वनाथ बनारस यूनिवर्सिटी के बाहर है, एक अंदर मंदिर बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। तो 1905 के आसपास बनारस में एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे, महामना मदन मोहन मालवीय। उन्हीं के नाम पे ये स्कूल जाना जाता है कि उन्हीं का कॉलेज था वो। उन्होंने ही उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा कहा जाता है। उस टाइम पे एक एनी बेसेंट नाम की भी एक लेडी थी, वो भी बहुत ज़्यादा काम करती थी इसी क्षेत्र में। और एक राजा थे रामेश्वर सिंह। वो तीनों लोग चाहते थे कि अपनी एक यूनिवर्सिटी वो खोलें जिसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो, ऐसा उन तीनों का ही प्लान था। बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, महासभा बुलाई गई, बहुत भाषण हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। तब महामना मदन मोहन मालवीय को 1916 में एक 1915 में एक एक्ट पास हुआ, उसको बोलते हैं हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट। और तब ये यूनिवर्सिटी बनी 1915 में, 2000 बोल जा रहा 1915 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट बना। ये यूनिवर्सिटी बनी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी एक एक्ट बनने के आधार पे ही बनती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद दोस्तों उससे पहले की जो स्ट्रगल की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। कोई भी बिल्डिंग आपको स्टेब्लिश करनी है तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन मिले कि हाँ आप बना सकते हैं, दूसरी चीज़ आपके पास फंड्स हो, तीसरी चीज़ लैंड हो। ये 3 चीज़ होती है, ज़मीन हो, पैसा हो और परमिशन हो। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं तो दोस्तों ज़मीन खरीदने की या ज़मीन लेने की ऐसी ही कहानी है कि महामना जो थे वो इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे, शिक्षाविद थे, बहुत दुनिया में फेमस थे उस टाइम पे, स्पेशली बनारस में फेमस थे, भारत में फेमस थे। तो वो काशी नरेश के पास गए, उन्होंने बोला कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी बनानी है, तो आप कितनी ज़मीन दे सकते हैं मुझे, जितनी आप दे सकते हैं दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है, धनराशि मेरे पास है नहीं। तो काशी नरेश ने उनके सामने शर्त रखी थी, जैसा बोलते हैं लोग कि आप एक दिन में जितना चल लेंगे उतनी ज़मीन मैं आपको दे दूंगा। उस एक दिन में आपको जितना ज़्यादा ट्रैवल करके ज़मीन कवर कर सकते हैं करिए, मैं वो जगह आपको दे दूंगा। तो बहुत सारी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत सारी डिस्टेंस उन्होंने कवर की अप्रोक्सीमेटली। इन दी एंड उसमें बहुत सारे पेड़, कच्चे मकान, पक्के मकान, कुएं, नलकूप और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कवर किया। बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा हुआ दोस्तों। अपने जीवन में आपको अगर कुछ पाना है और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि एक ही दिन में सारी मेहनत करनी है, आप मना कर देंगे नहीं कर पाऊंगा। महामना उस महान इंसान ने 1300 एकड़ जमीन उस दिन कैप्चर करी, इकट्ठी करी, और वो जमीन फिर उनको मिल गई। ऐसी ही कहानी है फंड्स से रिलेटेड दोस्तों। तो फंड्स का क्या हुआ, वो किसी राजा के पास गए, वहां पे उस समय राजा नहीं था। राजा का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बचपन में वो मैंने कहानी पढ़ी थी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि वो मुझे मिल जाए इंटरनेट पे, मैं पढ़ लूँ दोबारा से, नहीं मिल पाई दोस्तों, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। तो ऐसा है, वो राजा के पास गए, उस टाइम में राजा वहाँ पे नहीं थे, उनके मंत्री वगैरह थे। उन्होंने कहा कि मुझे धनराशि चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलनी है, तो किसी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि आप जाइए यहाँ से। तो महामना मदन मोहन मालवीय जब वहाँ से मायूस होकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने शादी में देखा कि शादी में पैसे उड़ाते हैं ना लोग, तो लोग शादी में पैसे उड़ा रहे थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी को ये पता था कि पैसों की वैल्यू क्या है। उस समय पे महामना जी ने वो पैसे उठाए, वो पैसे जो शादी में बिखर रहे थे, लोग उड़ा रहे थे, उन्होंने पैसे उठाए, इकट्ठे करने चालू किए। वो खबर किसी तरीके से राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा कि उन्हें अभी आप बुला के लाइए। राजा के जो भी मंत्री लोग थे, गुप्तचर लोग थे, जो भी उनके सिपाही थे, वो उनको बुला के लाए। उस राजा ने महामना जी के पैर पकड़े कि आप हमारे साथ, हमारे शहर में क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया था यहाँ पे और इन्होंने मना कर दिया कि धनराशि नहीं मिल पाएगी। तब उस राजा ने उनको फटकार भी लगाई लोगों को, और जितना धन हो सकता था राजा ने दिया। बहुत जगहों से धन इकट्ठा हुआ। ऐसा कहते हैं कि इलाहाबाद में एक बार एक धर्म सभा हुई थी, वहां पे मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जो बात थी वो रिपीट करी कि मुझे धनराशि चाहिए बनाने के लिए।
ये अपना यूनिवर्सिटी खोलना है। तो एक वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने उस समय पे उनको 1 पैसे दान दिए। जी हाँ, ये सब विकिपीडिया से मैंने लिया है। 1 पैसे का दान उस समय मिला था, और उसके बाद इतना दान आया, इतना दान आया कि वो धनराशि उस समय पे 1 करोड़ बनी, और वो 1300 एकड़ की ज़मीन। उस सब में आज जो आप यूनिवर्सिटी देखते हैं, जी हाँ, वही ज़मीन है वो 1300 एकड़ वाली। और वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी बनी हुई कि आप वहाँ जाके पूरा शहर बसा हुआ है उसके अंदर बैंक्स हैं, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस, हर चीज़ है जो भी एक शहर के अंदर हो सकती है, वो उसकी पर्सनल है, सब कुछ है उसके अंदर। आप जाइए, एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर जगह है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जाना किस तरफ है, इतना बड़ा। और मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स और ज़्यादा थोड़े होने चाहिए, क्योंकि साइन बोर्ड्स कम है। बड़ा कैंपस है, मेन यूनिवर्सिटी जो, उसके अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी कैंपस बहुत सुंदर है। बाबा विश्वनाथ का एक मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, जिसको विश्वनाथ मंदिर बोला जाता है। वहीं पे पार्किंग है, बहुत अच्छी घूमने की जगह है, बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करने की जगह है। 2 फ्लोर्स हैं उसमें, आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। वहीं शूज स्टॉल वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। खाने पीने की मार्केट बनी हुई है पूरी, कॉलेज है वहाँ पे, सब लोग आते हैं, घर फैमिली के लोग आते हैं, बनारस से अंदर लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी जगह है। पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे पूरे देश भर में कॉलेज हैं, और जहाँ पे अथॉरिटी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑथराइजेशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें एडमिशन लेना ही लोगों का ड्रीम होता है। खुद की आईआईटी भी है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग नामों से। महामना भवन के नाम से एक बिल्डिंग है जो कि बहुत अच्छी है, उनकी जगह जगह में मूर्तियाँ लगी हुई हैं। वंस विजिट है दोस्तों, प्लीज़ आप एक बार वहाँ जाइए, मैं रिकमेंड करूँगा। जो लोग पाप मुक्ति चाहते हैं गंगा में नहा के, एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाके देखें कि विद्या से भी पाप मुक्ति होती है दोस्तों। यही मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इन दी एंड मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मेहनत करी, उन्होंने इंडिया 1915 में 1915 में यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कराया। 1-2 कैंपसेस चेंज हुए, 18 में दूसरे कैंपस में गए, और 2021 में जो अभी कैंपस है वो स्टार्ट किया गया। और मदन मोहन मालवीय जी ने जो वो यूनिवर्सिटी के लिए इतनी मेहनत की थी, अनफॉर्चुनेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी स्थापना एक अंग्रेज़ के द्वारा हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों की शासन था इस टाइम पे, उनकी कोर्ट्स थी, उनकी पुलिस, उनका ही सब कुछ था। तो उसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स ने करी थी, वही यहाँ जो वेल्स इंग्लैंड का एक पार्ट है, उसने करी थी। और उसके बाद से जो अभी करंट में जो कैंपस है वो ऑपरेशनल है दोस्तों, जहाँ पे अभी हम जाते हैं, अभी देखते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी की ही मूर्ति लगी है। ऑब्वियसली प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं लगी है, बट हाँ, कभी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए, अब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फिर मैं बाहर निकला, बाहर आया, दूसरी तरफ देखा, बाहर आके लोकेशन लगाई थी, नमो गंगे घाट जाना है ऑटोमेटिकली, नमो घाट जाना है सॉरी, ऑटोमेटिकली जो दूसरा रास्ता था गंगा जी के दूसरे पार वाला, वहाँ गया मैं। हाँ, 2 बार उसको पार किया, एक बार उधर जाने के लिए, एक बार इधर आने के लिए। और फिर नमो घाट के पास मैंने देखा वो जो ब्रिज है, रेल रोड ब्रिज, उस पर बाइक चलाने का मौका मिला। तो दोस्तों फिर उस दूसरे रास्ते को पकड़ने के बाद मैं गंगा जी के दूसरी तरफ गया। वहाँ पे एक फोर्ट था, लेकिन मुझे देर हो रही थी तो मैं वो फोर्ट नहीं देख पाया अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद मैं फिर आ गया नमो घाट पे। वहीं पे रेड रोड ब्रिज है, आप देख पा रहे होंगे, नीचे से ट्रेन जा रही है और ऊपर रोड है, ये देखिए। तो ये उस रास्ते में आके मिलेगा, और फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। तो वहाँ से वापस आया, वहीं पे फिर मेरे को मेरा फ्रेंड मिल गया, आप वीडियो में देख पाएंगे ये रेल रोड ब्रिज। फिर मैं आ गया दूसरी तरफ, वो मेरा दोस्त मुझे मिला, फिर हम वहीं कैफ़े में नमो घाट पे कुछ खाया, थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद फिर उसने मुझे वही सब कुछ बताते हुए कि क्या क्या आज हुआ। हम अयो बनारस कैंट स्टेशन पे आए थे, कैंट स्टेशन से हमारी ट्रेन थी, समर सुपर फास्ट थी। हाँ जी हाँ, वो समर सुपर फास्ट थी। हम उससे वापस आए, और काफ़ी यादगार वो मेरे लिए ट्रिप था। मेरे यादगार इसलिए भी थी वो ट्रेन की जर्नी, क्योंकि मुझे 8 बजे, 8:30 बजे वापस आ जाना था मेरे घर। मैं पहुंचा 12:30 बजे। अनफॉर्चुनेटली सुपर फास्ट ट्रेन ऐसे ही चलती हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैं फिर 12 बजे वापस आया। वही ऐसा मेरे साथ काफ़ी दिनों बाद ऐसा सिनेरियो हुआ था जो इतना लेट हुआ। लखनऊ तक वो ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट थी, टाइम से भी पहले चल रही थी, बट वहाँ आने के बाद वो जगह जगह रुकने लगी, जहाँ उसके स्टॉप नहीं थे वो वहाँ भी रुकने लगी। अ, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ मेरे लिए। तो फिर मैं आ गया गाज़ियाबाद 12 बजे,
और फिर वहाँ से अपने घर आ गया। दोस्तों ये बनारस की जर्नी थी। बनारस जो गंगा का शहर है, घाटों का शहर है और बहुत ऐसी चीज़ों का शहर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। अघोरियों का शहर है, ऐसी एक जगह जहाँ पे अघोरियों का भी डेरा है, भगवान का भी डेरा है, भूतों का भी डेरा है। एक ऐसी जगह जहाँ गंगा माता का पवित्र स्थल है, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों गंगा में नहा नहीं पाया क्योंकि ऐसी तैयारी से नहीं गया था कि मैं वहाँ पे नहाऊं, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। सुबह को शाम को दोनों समय पे मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। बोटिंग बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं आपको बस एक यही गाइड करना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसी जगहों पे जब भी आप प्लीज़ जाएं तो वहाँ पे इस मकसद से नहीं जाएं कि आप घूमने जा रहे हैं, ट्रिप करने जा रहे हैं। वहाँ पे सोचिए कि आपकी वो एक ऐसी यात्रा है जो आपको भगवान ने दी है। वो हर कोई नहीं जा सकता है वहाँ पे। बहुत लोग बनारस के पास ही रहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, नहीं कर पाते हैं। ये कुछ एक ऐसी लॉजिक होती है इसके पीछे जिसका कोई एक ऐसा साइंस है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कहना चाहूँगा मैं। तो वहाँ पे जाके आप ड्रिंक और ये नॉनवेज वगैरह ना करें तो ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है क्योंकि किसी को लगता है कि हम गंगा से बहुत दूर हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, कोई हमारा क्या भगवान थोड़ी देख रहा है यहाँ पे। और दोस्तों उनके कुछ अलग ही इफेक्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, स्मोकिंग वगैरह या ड्रिंकिंग वगैरह नॉनवेज मत करिए। बाकी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही सारी चीज़ है वहाँ पे करने के लिए। आदमी बनारस में एक हफ्ते रहेगा तब भी नई चीज़ें देखेगा, एक दिन रहेगा तब भी नई चीज़ें देखेगा, एक महीने रहेगा तब भी वो डेली एक चीज़ देख सकता है। दोस्तों इससे ज़्यादा तो वहाँ पे घाट है जितने दिन मैं आपको गिना रहा हूँ। आप डेली हर दिन नई चीज़ देख सकते हैं, वहाँ से कुछ अपने लिए ला सकते हैं। वहाँ की बहुत ही सारी चीज़ें फेमस है, गंगा जल आप वहाँ से ला सकते हैं। वहाँ पे साड़ियाँ मिलती है, बनारसी साड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं, वो आप अपने लिए लेके आ सकते हैं। मंदिर हैं बहुत सारे, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं, बहुत सारे सोवनियर्स आप अपने लिए आप वहाँ से ला सकते हैं और बहुत सारी मेमोरीज अपने लिए आप वहाँ से ला सकते हैं। यही मेरा लास्ट में मैसेज आपको। बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और इसके बाद अच्छा अच्छा कंटेंट आता दिखेगा आपको चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।